अरे ये क्या सिमरन, तुम दहेज में 4 एसी ही लेकर आ गई। भला गांव में एसी की क्या जरूरत है? दीदी, आप शुरू से ही गांव में रह रही हैं, पर मैं आपकी तरह गवार नहीं। शुरू से शहर में रहती आई हूँ और मुझे 4 एसी में सोने की आदत है। इसीलिए मैं अपने साथ दहेज में 4 एसी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास एसी नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। मैं अभी दिवाकर को बोल देती हूँ एसी वाले से बात कर ले। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती और दिवाकर एसी वाले से बात कर लेता है। अगले ही दिन एसी वाला आकर सिमरन के कमरे में चारों एसी लगाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहां सिमरन अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रही होती है तो वहीं सुमन भी मौका मिलते ही खेत चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सिमरन, देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं पापा जी को सब्जी के खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आज आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, घंटे 2 घंटे वहीं बिता कर आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है इस गर्मी में बाहर जाने का। आप जाओ, मैं अपने कमरे में ही सो लूंगी। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ। गंवारपन की भी हद होती है। इन लोगों को एसी से ज्यादा बाहर की हवा पसंद है, वो भी इतनी गर्मी में। जहां मन ही मन सिमरन मुंह बना रही होती है तो वहीं सुमन अपनी सास के साथ अपने ससुर के लिए खाना लेकर खेत में जाती है, जहां विनोद सब्जियों के खेत में पानी दे रहा होता है। सुनिए जी, कुछ हरी सब्जी तोड़ लेना और अब जाकर पहले खाना खा लीजिए। हाँ हाँ भाग्यवान, बस अभी आता हूँ। इस तरह सुमन अपनी सास और ससुर के साथ वहीं पर बैठकर खाना खाती है और कुछ देर बाद आशा अपने पति और बहू के साथ कुछ सब्जियां खेत से तोड़कर घर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, बहू रात हो गई, जल्दी से खाना लगा दे, तेरे ससुर जी भी खेत से आते होंगे। भाभी मेरा खाना कमरे में ही लगा देना, मैं तो एसी की हवा में बैठकर ही खाऊंगा। इतना बोलकर दिवाकर अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन के साथ एसी में खाना खाता है। और कुछ देर बाद एक बार फिर सुमन सबसे बोलती है, ये लो देवरानी जी, फिर से लाइट चली गई। अब क्या फायदा कमरे में खाना खाने का। देवर जी को बोलो कि वो हम सबके साथ ऊपर छत पर चले, ठंडी हवा में बैठकर खाना खाएंगे और मैं तो आज छत पर ही सोऊंगी। आप भी कभी छत पर सोकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैंने घर में एसी इसलिए नहीं लगवाई ताकि मैं गवारों की तरह छत पर सोऊं। आपको पसंद है, आप सो जाओ। इतना बोलकर सिमरन खाना लेकर बाहर जाती है, पर सुमन अपनी देवरानी की बातों को दिल पर नहीं लेती और सभी लोग मोमबत्ती जलाकर छत पर खाना खाते हैं। घर में लाइट नहीं है, पर देखा हमारा कमरा अब भी ठंडा है। पर इन लोगों को क्या, इन गवारों को तो आदत है खुले आसमान के नीचे सोने और खाने की। क्या सिमरन, तुम भी ना? अब उन्हें पसंद है खुले में सोना, छोड़ो ना उन्हें। दिवाकर की बातें सुन सिमरन मुंह बना लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम फिर से लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी आती है कभी जाती है। इतनी गर्मी लग रही है घर में, कब वक्त कहीं की इस लाइट को भी अभी जाना था। लाइट चली गई तो क्या हुआ पापा जी? घर के पीछे आपने जो सब्जियों की खेती कर रखी है, वहां पर 2-3 खाट लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक लाइट नहीं आ रही वहीं चलते हैं, वहीं सो भी लेंगे हम। बहू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बहू के साथ चली जी। सिमरन, तुम चलना चाहती हो तो तुम भी चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नो थैंक्स। क्योंकि सुमन को बाहर छत पर और खेत में सोने की आदत होती है, इसलिए जब भी लाइट जाती तो सुमन अपने पूरे घर वालों को अपने साथ खेत में ले जाती। अब पूरा परिवार खेत में खाट लगाकर आराम से खेत में सोते हैं। तो वहीं गर्मी से परेशान सिमरन अपने पति से कहती है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। कभी लाइट रहती भी है यहाँ या नहीं? सिमरन, तभी तो भाभी तुम्हें कह रही थी कि खेत चलो, और अब तो मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भी खेत जा रहा हूँ सोने में, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी उस गवार भाभी की बात मानने का। अब दिवाकर भी सोने के लिए खेत चला जाता है, पर सिमरन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, हे भगवान, इस एसी को क्या हो गया? घर में तो कोई है भी नहीं, पापा जी भी खेत गए हैं। अब किससे बोलूं? क्या हुआ देवरानी जी, तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो? आपको बताने का भी क्या फायदा, आपको तो खुले में सोने की आदत है, ऊपर से मेरे एसी भी खराब हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं देवरानी जी, सिर्फ एसी की हवा खानी सेहत के लिए सही नहीं। अगर आप मेरी तरह खुले में सोने की आदत डाल लेती तो आज एसी के खराब होने पर आपको इतनी दिक्कत ना होती। और वैसे भी अब तो रात होने वाली है, अगर एसी वाले को मैं बुला भी लूं तो वो कल सुबह से पहले नहीं आने वाला। पर कोई बात नहीं, आपकी गवार जेठानी आपके लिए इतना कर सकती है।
मैं अभी एसी वाले को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो कल आकर सबसे पहले आपकी एसी ठीक कर दे। भले ही सिमरन सुमन को गवार कहती, पर ऐसे समय में भी सुमन अपनी देवरानी का ही साथ देती है। अब अगली सुबह एसी वाला एसी ठीक करके चला जाता है, पर एसी के पानी का पाइप कमरे के बाहर कर देता है, जिस वजह से एसी का सारा पानी कमरे के बाहर बाल्टी में स्टोर करना पड़ता है। सिमरन, मैं खेत जा रही हूँ, शायद रात को घर भी ना आऊँ। अगर तुम्हें खेत में सोना हो या तुम एसी की वजह से परेशान हो तो घर के पीछे ही खेत है, 10 किलोमीटर की दूरी पर, आ जाना। इतना बोलकर सुमन खेत चली जाती है, जहां वो अपने ससुर के साथ सब्जियों की खेती करने में उनकी मदद करवाती है। ये क्या बहू, तू अपने साथ तकिया और चादर लेकर आई है? आज रात भी यहीं सोने का इरादा है क्या? हाँ काकी, आप तो जानती हैं कि मुझे खेत में सोना कितना पसंद है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है और इसी बहाने में थोड़ा खेत की देखभाल भी कर लेती हूँ। तुम्हारी देवरानी नहीं आई? उसे एसी की आदत है काकी। इस तरह सुमन अपने ससुर का हाथ बंटवाती है और खेत में सब्जियों में कुछ केमिकल्स डालती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और क्योंकि सुमन खेत में अकेली सो रही होती है, इसलिए आशा भी उसके पास आ जाती है और दोनों सास बहू खेत में खाट पर आराम से सोने लगती है। तो वहीं रात के अंधेरे में जब पानी पीने के लिए सिमरन उठती है तो एसी का पानी फर्श पर गिरे होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? दिखाई नहीं दे रहा? एसी का पाइप कमरे के बाहर लगा है और सारा पानी इस बाल्टी में भरना पड़ता है। कब बाल्टी भर जाती है पता ही नहीं चलता। फर्श पर पानी गिरे होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया। तुम्हारे 4 एसी ना हो गए, जी का जंजाल बन गया। इससे तो बढ़िया मेरी गवार भाभी है। अब सुनाते रहोगे या उठाओगे भी? इस तरह दिवाकर सिमरन को एसी के लिए सुनाने लगता है और सिमरन मुंह बनाकर कमरे में जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, बहू दिवाकर, तुम्हारी मौसी जी की तरफ से इनविटेशन आया है। उनके बेटे की शादी है, हम सबको उनके गांव जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाने वाली, वहाँ पता नहीं एसी हो या ना हो। बहू, अगर तू नहीं गई तो लोग 4 तरह की बातें करेंगे। वहाँ भले ही एसी ना मिले पर तुझे गर्मी का एहसास नहीं होगा, और वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है। घर वालों के फोर्स करने पर सिमरन मान जाती है और पूरा परिवार सुमित्रा के घर जाता है। क्योंकि शादी का घर था इसलिए सुमित्रा ने छत पर सभी के सोने का अरेंजमेंट कर रखा था। अब जब छत पर सब सोने के लिए जाते हैं पर सिमरन कमरे में बैठी होती है। अरे तुम कमरे में क्यों बैठी हो? छत पर चलो, अगल बगल में खेत है, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। देखो 2 दिन प्राकृतिक हवा खाओगी तो एसी की हवा अपने आप भूल जाओगी। हवा का तो पता नहीं पर मच्छर जरूर खा जाएंगी मुझे। आपको क्या? आपको तो खेत में रहने और सोने की आदत है, पर मुझे तो एसी की आदत है, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। बहू, अब आ गई है तो चल, सब ऊपर छत पर ही सो रहे हैं। आशा की जिद करने पर मुंह बनाकर सिमरन ऊपर जाती है और सभी के साथ छत पर सोती है। क्योंकि आसपास में खेत थे इसलिए ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। कुछ देर बाद सिमरन को इतनी ठंड लगती है कि वो चादर ओढ़ लेती है और अगली सुबह। इतना बोलकर सिमरन वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद कुछ रस्में पूरी करने के लिए सभी औरतें दूल्हे के साथ खेत जाती हैं और जब सभी रस्में कर रहे होते हैं तो उसी वक्त सिमरन एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसे काफी ठंडी हवा लगती है। सच में नेचुरल हवा की तो बात ही अलग है। मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। सिमरन को पेड़ के नीचे ठंडी हवा काफी ज्यादा पसंद आती है और उसकी आंख लग जाती है। इसी तरह पूरा परिवार शादी अटेंड करके जब अपने घर जाता है तो घर जाते ही सिमरन एसी चलाती है और ज्यादा लोड उठाने की वजह से एमसीबी गिर जाती है और तभी बिजली का बिल आता है और बिल देखकर सिमरन सभी से कहती है, जितनी एसी चलती नहीं है उससे ज्यादा तो इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। कभी एमसी गिर जाती है तो कभी खुद खराब हो जाती है और लाइट तो यहाँ रहती ही नहीं है। इस एसी की हवा खाने से तो अच्छा है मैं खेत की हवा ही खा लूं, अपनी गवार जिठानी की तरह। सही कहते थे आप सब, इस एसी को निकालने में ही भलाई है। परेशान करके रख दिया इस एसी ने तो मुझे, और ऊपर से इतना ज्यादा बिल भी। सिमरन की ऐसी बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। बेचारी सिमरन को भी समझ आ जाता है कि गांव में एसी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए एसी बहुत कम ही घरों में है। इसके बाद वो एसी की जिद छोड़ देती है और अपनी गवार जेठानी की तरह खुले में सोने की आदत डाल लेती है। प्यारे दर्शकों, वैसे तो नंद भाभी के बीच में खट्टी मीठी नोक-झोंक आम बात होती है, पर क्या आपका कभी किसी घमंडी ननद से पाला पड़ा है? ऐसे में जब पड़ोस में शादीशुदा नंद का ससुराल हो तो राय का पहाड़ बनता है और बिना बात की खिचड़ी पकना तो लाजमी है। तो आइए देखते हैं।
जहां शांति के घर में शादी की तैयारी चल रही होती है, तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी शादीशुदा बेटी पाखी टपक जाती है। अरे क्या बात है माँ, सारे मोहल्ले में तुम्हारा घर एकदम अलग से चमक रहा है। बेटिया, ये तेरा मेरा क्यों लगा रखा है, आखिरकार ये तेरा भी तो मायका है। ये सुनकर पाखी मुंह फुलाकर बोलती है, रहने दो माँ, कल से तो इस घर पर केवल भाभी का ही राज चलेगा, फिर तुम अपनी शादीशुदा बेटी को कहाँ बुलाओगी। वैसे माँ, इतना खर्चा तो तुमने मेरी शादी में भी नहीं लगाया था, पर मैं पहले ही कह देती हूँ माँ, मेरे पति को नेग में भारी सी अंगूठी बनाकर देना, नहीं तो तुम्हें पता है कि मेरी सास मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगी। अरे पाखी बेटी, मैंने पहले ही 1 तोले की अंगूठी बनवा ली है, कल बहू के हाथ से दिलवा दूंगी। अगले दिन धूमधाम से शादी करके सुहानी ससुराल में आ जाती है। अरे शांति जी कहाँ रह गई? नई बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, गृह प्रवेश करवाइए। जी जी, वो मैं आरती की थाली लेने गई थी। सुहानी बहू, सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। तभी पाखी अपने पति विभूति के कान में फुसफुसाती है, अरे ओ मेरे नल्ले नाशपाती, खजूर के पेड़ की तरह खड़े क्या हो, अंगूठी मांगो। चलिए भाई, साले साहब मेरी नेक की अंगूठी तो दिलवाइए। जी जीजाजी, सुहानी ये अंगूठी जीजाजी को अपने हाथ से दे दो। जी अच्छा अच्छा। चलो भैया, सब लोग आराम कर लो और बहू को भी आराम कर लेने दो। जैसे ही सुहानी कौशिक कमरे की तरफ बढ़ते हैं, तभी पाखी रास्ता रोक लेती है। कहाँ चली मेरी प्यारी भाभी, बिना अपनी इकलौती नंद को द्वार छिकाई दिए। दीदी, आपको मुझसे क्या चाहिए? तभी पाखी अपनी भाभी का महंगा पर्स मांग लेती है। भाभी, मुझे तो आपका ये पर्स पसंद आ गया है, आप मुझे यही दे दो। दीदी, अभी तो इसमें मेरा मेकअप का सामान भरा है, इसे खाली करके दे दूंगी। अरे बहू, मेकअप समेत दे देना, आखिर तेरी नंद है। जी माँ जी। हे भगवान, कितना महंगा हैंड पर्स था मेरा, नायिका का मेकअप प्रोडक्ट भी गया और पर्स भी। दोनों जैसे ही कमरे में पहुंचती हैं, तभी नंद का शरारती बेटा यूवी आ जाता है। मामा जी, मामी जी, मैं आपके और मम्मी के साथ में सोऊंगा। हाँ क्यों नहीं मामा भांजा एक साथ नीनी करेंगे। ये सुनकर सुहानी भड़क जाती है। बस यही कमी बाकी रह गई थी, कितनी एक्साइटमेंट थी मुझे अपनी सुहाग रात की, ये ननद का बेटा कबाब में हड्डी बनने आ गया। सुहानी गुस्से में सोफे पर सो जाती है और सुबह खुशी से पहले रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाकर परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, कौशिक जी, आ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता हाजिर है। गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, चलो यूवी बेटा बैठकर नाश्ता कर लो। देखा विभूति जी, मम्मी जी, मैंने एकदम सही पकड़ा था, सुबह सुबह कढ़ाई पनीर मेरी पड़ोसन भाभी ही बना रखी थी। अरे पाखी बहू, समय बर्बाद मत करो, चलो कढ़ाई पनीर खाते हैं। नंद और उसके भुक्कड़ ससुराल वाले खाने पर भिड़ जाते हैं। वाह सुहानी भाभी, आप तो किसी 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ होनी चाहिए थी, क्या बढ़िया कढ़ाई पनीर बनाया आपने, मेरे लिए तो सही है। अब मैं सुबह का नाश्ता डिनर यही कर लूंगी, मैं तो पाखी भाभी के हाथों का जला हुआ खाना खाकर पक चुकी हूँ। जी जी बिल्कुल, चंचल आ जाना, ये भी तो तुम्हारा घर है। ये भगवान, मैंने तो अपने ससुराल वालों के लिए लिमिट से खाना बनाया था, सारा खाना मेरी कामचोर ननद के ससुराल वाले हड़प गए। पड़ोस में नंद का ससुराल होना मुझे भारी पड़ रहा है। सुहानी नाश्ता लगा दो जल्दी से। सारा खाना खत्म हो गया है, बनाती हूँ। भाभी जी थोड़ा खाना बढ़कर बनाना, मेरा पेट नहीं भरा है, और अगर कढ़ाई पनीर बची हो तो थोड़ा पैक कर देना घर के लिए। जी नंदोई जी। हे भगवान, एक तो निठल्ला नंदोई बैठे बैठे 25 पूरियां ठूस गया और इसका पेट नहीं भरा, मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है। सुहानी अपनी पड़ोसन ससुराल वालों के चलते दोबारा से खाना बनाकर उनकी खिदमत करती है। तभी ननद की सास कादम्बरी खट्टी डकार मारती है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था बहू, चलते हैं अब, घर में भी बतेरे काम है। जी आंटी जी नमस्ते। सुहानी जैसे ही सारे बर्तन खोल कर देखती है तो सब खाली पड़ा होता है। हे भगवान, सारा खाना तो इन लोगों ने खा पी कर बराबर कर दिया, मेरे हिस्से में बर्तन मांजने को छोड़ दिया है। इसी तरह दिन गुजरते। सुहानी की पड़ोसन ननद पूरे दिन मायके के चक्कर मारती रहती। सारी पर्दे और चादर कितने गंदे हो गए, आज खाली टाइम है मशीन ही लगा लेती हूँ। जैसे ही सुहानी सारे कपड़े जमा करके धोने चलती है, तभी उसकी कामचोर ननद पोटली में पूरे परिवार के कपड़े बांध कर ले आती है। सुहानी भाभी, क्या कर रही हो आप? आ गई नासपीटी पड़ोसन मुंह उठाकर। कुछ नहीं नंद जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। भाभी, आपने मशीन लगाया है ना, तो मेरे भी कपड़े धो देना। क्यों ननद जी, आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? आप खुद भी तो धो सकती हैं, मेरे पास में 36 काम पड़े हैं। अरे भाभी, आप तो 4 कपड़े धोने में ऐसे चिकचिकबाजी कर रही हो, वो तो मेरी मशीन खराब है, नहीं तो मैं खुद इतनी फुर्तीली हूँ कि सारा काम उंगलियों पर नचा कर रखती हूँ। वो तो दिखता है कितनी काम काजी हैं, सारा दिन तो मायके में डोलती रहती हैं।
भाभी आपने कुछ कहा क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। खैर ये कपड़े रख दो, मैं धो दूंगी। अब जब आप कपड़े धो ही रही हो तो धोने के साथ आयरन भी करके मेरे घर पर भिजवा देना। अपना काम निकलवा कर कामचोर ननद ससुराल को चली जाती है। हद है, मैंने क्या धोबी घाट खोल रखा है जो सारे कपड़े मुझे थमा कर चली गई महारानी। पता नहीं सासू माँ ने क्या सोचकर पड़ोस में अपनी बेटी को बसा लिया। भुगतना तो मुझे पड़ रहा है। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। सुहानी की शादीशुदा कामचोर नंद हर दूसरे दिन अपनी भाभी के यहाँ से ही खाना बनवा कर घर ले जाती थी। कपड़े भी मायके में धुलवाती और कभी कभी तो बीमारी का नाटक लगाकर मायके में आकर 4-4 दिन तक ससुराल नहीं जाती थी। भाभी, ओ सुहानी भाभी, मेरी सुबह की चाय तो ले आओ, मेरा सर फट रहा है दर्द से। हे भगवान, एक तो बनाऊं भी, ऊपर से महारानी साहिबा को परोस कर भी दो। अरे इसके जितना तो गधा भी आलसी नहीं होगा। हर दूसरे दिन मायके में धमक जाती है जैसे कि धर्मशाला हो। सुहानी गुस्से में लाल पीली होकर ननद को चाय पहुंचाती है तो वहीं 4 दिनों से घर में गंदगी मची देखकर कादम्बरी झगड़े के मिजाज में सुबह सुबह आ जाती है। अरे ओ पाकी बहू, तुझे कोई खोज खबर है कि नहीं? घर छोड़कर यहाँ मायके में दही की तरह जम गई है। सासू माँ, मैं अभी नहीं जाऊंगी, दर्द के मारे मेरा बदन टूट रहा है, मैं 2-4 दिन के बाद आऊंगी। बहू, ये तेरा बीमारी का पैतरा तो हर दूसरे दिन का हो गया। घर छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर अपनी भाभी की मिट्टी पहाड़ करती है। चल कर, कितनी बार कहा है तुझे कि अपना घर संभाल, मगर तू तो एकदम चिकना खड़ा है, किसी की बात का असर नहीं पड़ता। कादम्बरी की बात सुनकर शांति अपनी समधन को सुनाने लगती है। अरे समधन जी, अगर मेरी बेटी 2-4 दिन मायके में रहना चाहती तो आपको मसला क्या है? आप क्यों मेरी बेटी का खून पी रही है? जाइए यहाँ से। बस करो शांति, और ऐसा बोलकर तुम अपनी बेटी का ही घर बिगाड़ रही हो। जरा सोचो, जब तुम्हारी अपनी बेटी पर बात आई तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। और सुहानी बहू तो जब से आई है तब से तुम्हारी लाडली बेटी की खातिरदारी में लगी रहती है। ऐसे दोनों परिवार टूट जाएंगे। बाकी अगर तू अपना घर तोड़ना चाहती है तो बेशक अपने मायके में रह, वरना जाकर अपना घर संभाल। सुहानी भाभी, आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत सताया ना, लेकिन अब मैं आपको तंग नहीं करूंगी। इसके बाद पाखी अपने ससुराल वापस लौट जाती है और काम चोरी छोड़कर एक कुशल बहू के कर्तव्य निभाने लगती है। अब दोनों नंद भाभी पड़ोस में रहकर भी एक दूसरे के घर आना जाना कम कर देती हैं, जिससे कि रिश्तों की मान मर्यादा बनी रहे और धीरे धीरे दोनों ननद के रिश्ते में आई खटास भी खत्म हो जाती है।